हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 का पार्ट 1। पहला प्रश्न, कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? सुख, सद्गुण, शुभ संकल्प या उचित? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभ संकल्प। तो कांट साहब है, उन्होंने क्या कहा है कि निरपेक्ष और बिना किसी शर्त के शुभ क्या है? तो उन्होंने कहा है जो शुभ संकल्प है ना, वो निरपेक्ष और बिना किसी शर्त के शुभ है ना। निरपेक्ष और बिना किसी शर्त के शुभ क्या है? शुभ संकल्प है। किसने कहा है? कांट साहब ने कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पवित्र संकल्प संभव है ईश्वर के लिए, मानव, जगत या भौतिक वस्तुएं? तो इसका आंसर होगा पवित्र संकल्प है वो ईश्वर के लिए संभव है। किसके लिए संभव है? पवित्र संकल्प ईश्वर के लिए संभव है। किसके लिए? ईश्वर के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सुखवादी कलन के साथ में किसका नाम जुड़ा है? कांट का, बेंथम का, सिज्विक का या जेएस मिल साहब का? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सुखवादी कलन है ना, उसके साथ में बेंथम साहब का नाम जुड़ा है। किसका नाम जुड़ा है? बेंथम साहब का नाम जुड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल है, जो जेएस मिल साहब है ना, वो किस कैटेगरी के है? परिष्कृत सुखवादी है, भौतिक सुखवादी है, दोनों है या फिर दोनों ही नहीं है? तो जेएस मिल साहब है वो क्या है? ऑप्शन ए यानी परिष्कृत सुखवादी है। क्या माना गया है जेएस मिल साहब को? परिष्कृत सुखवादी माना गया है। जेएस मिल साहब को परिष्कृत सुखवादी माना गया है। अगला प्रश्न है, जितना अधिक हम सुख की इच्छा करते हैं, जितना अधिक हम सुख की इच्छा करेंगे ना, उतना ही सुख हमसे दूर होता जाता है। यानी सुख की इच्छा करो, सुख दूर होता जाएगा। इसका मतलब क्या है? सुख की इच्छा कम करनी चाहिए। लेकिन ये कहा किसने है? कांट ने, बेंथम ने, सिज्विक ने या फिर जेएस मिल ने? तो ये कहा है अपने सिज्विक साहब ने। सिज्विक साहब ने क्या कहा है कि सुख के बारे में जितना सोचोगे ना, सुख उतना ही दूर चला जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? अगर आपको सुख चाहिए तो सुख के बारे में सोचना बंद कर दो, यही निकालेंगे ना तात्पर्य हम। तो सिज्विक साहब क्या कहते हैं? सिज्विक साहब कहते हैं कि जितना अधिक हम सुख की इच्छा करेंगे, सुख उतना ही हमसे दूर होता जाता है। अगला प्रश्न है, सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय है। सुखवाद है ना, उसके अनुसार जो नैतिक निर्णय का विषय क्या है? कर्ता की प्रेरणा है, कर्म का परिणाम है, कर्ता का अभिप्राय है या कर्ता का चरित्र है? तो जो सुखवादी कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार नैतिक निर्णय कर्म का परिणाम है। क्या है नैतिक निर्णय? नैतिक निर्णय क्या है? कर्म का परिणाम है। क्या माना गया नैतिक निर्णय को? कर्म का परिणाम माना गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक दर्शन है उसका जनक किसे कहा गया है? कांट को, बेंथम को, डेकार्ट को या जेएस मिल को? तो आधुनिक दर्शन है उसका जनक कहा गया है डेकार्ट साहब को। आधुनिक जो दर्शन है उसके जनक किसे कहा गया है? डेकार्ट साहब को आधुनिक दर्शन का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है? डेकार्ट साहब को आधुनिक दर्शन का जनक कहा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जन्मजात प्रत्यय का सही क्रम क्या है? ये जो जन्मजात प्रत्यय होते हैं ना, उनका सही क्रम क्या है? आत्मा जड़ ईश्वर, ईश्वर आत्मा जड़ द्रव्य, जड़ आत्मा ईश्वर, जड़ ईश्वर आत्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर आत्मा जड़ और द्रव्य। यानी इनका जो सही क्रम बताया गया है वो क्या कहा गया है? तो सबसे पहले तो ईश्वर आएंगे, ईश्वर के बाद में कौन आएगा? आत्मा आएगी, आत्मा के बाद में जड़ आएगा और जड़ के बाद में आएगा द्रव्य, है ना। ये सही क्रम है किसका? जन्मजात प्रत्यय का। किसका सही क्रम है? जन्मजात प्रत्यय का सही क्रम है ना। ईश्वर, फिर आत्मा, फिर जड़ और फिर द्रव्य। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुख शारीरिक और मानसिक कष्टों का अभाव है। जो सुख है ना वो क्या है? शारीरिक और मानसिक कष्टों का अभाव। यानी शारीरिक और मानसिक कष्ट खत्म हो जाएंगे ना तो वो सुख है। किसने कहा है? एपिक्यूरस साहब ने, बेंथम ने, सिज्विक ने या जेएस मिल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जो एपिक्यूरस साहब है उन्होंने क्या कहा है? एपिक्यूरस साहब ने सुख की जो परिभाषा दी है उनके अनुसार क्या है कि जब आपके जीवन से एक तो शारीरिक कष्ट और एक मानसिक कष्ट, ये दोनों ही अभाव में रहेंगे, यानी नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? सुख आ जाएगा। यानी दुख के खत्म होने से, दुख चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक, फिर क्या आ जाएंगे? सुख आ जाएगा। ये किसने कहा है? एपिक्यूरस साहब ने कहा है। किसने कहा है? एपिक्यूरस साहब ने कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं,
है ना। ये कथन किसका है? कांट का, डेकार्ट का, सिजुई के, जेम्स मिल। तो ये किसका है? ये है अपने डेकार्ट साहब का। डेकार्ट साहब क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूँ ना इसलिए मैं हूँ, यानी मैं हूँ इसलिए मैं सोच सकता हूँ। इस ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सोच सकता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है कि मैं कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हूँ तभी तो सोच सकता हूँ ना। तो ये किसने कहा है? ये डेकार्ट साहब ने कहा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आपको इतना तो याद रखना ही है कि ये कथन किसका है? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये डेकार्ट साहब ने कहा है। बाकी आप इन कथनों के बारे में विचार भी कर सकते हो एकांत में बैठ के। अगले प्रश्न में चलते हो। ज्ञान वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है। ज्ञान है ना, वो वस्तुनिष्ठ होता है और सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब सारी जगह मान्य होता है। ये कथन किसका है? सुकरात का है, बेंथम का है, सिज्विक का है, जेएस मिल का है। तो ये किसका कथन है? ये है अपने सुकरात साहब का। सुकरात साहब क्या मानते हैं? जो ज्ञान है ना वो वस्तुनिष्ठ है, एक तो ऑब्जेक्टिव है, और एक सार्वभौमिक है, सारी जगह माना जाता है। ये किसने कहा है? ये अपने सुकरात साहब ने कहा है। किसने कहा है? सुकरात साहब ने कहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? सुकरात साहब ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? अनुभव आधारित, इंद्रिय प्रत्यक्ष, संप्रयात्मक, या फिर कल्पना आधारित? तो उन्होंने, सुकरात साहब ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? संप्रत्यात्मक ज्ञान को। संप्रत्यात्मक ज्ञान को सुकरात साहब ने स्वीकार किया। किस प्रकार के ज्ञान को? संप्रत्यात्मक ज्ञान को सुकरात साहब ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो सुकरात साहब ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? संप्रत्यात्मक ज्ञान को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, जैसे आप, पूरी दुनिया ये समझती है अपने आप को, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? आगे भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। ये किसने कहा है? कांट ने, बेंथम ने, सुकरात ने, या जेम्स मिल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सुकरात साहब है ना, उन्होंने कहा है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। क्यों हूं मैं सबसे बड़ा ज्ञानी? क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं। इस बात का मुझे भान है ना, इसलिए मैं अपने आप को ज्ञानी कहता हूं। बाकी दुनिया क्या कहती है? मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मुझे सब चीज़ें को पता है। लेकिन सुकरात साहब क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए ज्ञानी हूं कि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकरात साहब कह रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं सुकरात साहब? कि मैं ज्ञानी इस चीज़ को लेके हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। मतलब इस संसार में जितनी चीज़ें हैं, जितनी बातें, उनका एक मामूली सा रत्ती भर नहीं मुझे पता, है ना। इसलिए मुझे इस बात का भान है, इसलिए मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। ये किसने कहा है? ये सुकरात साहब ने कहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये कथन किसका है? यानी सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये कथन किसका है? कांट का है, बेंथम का है, या फिर अपने लाठी वाले गांधी जी का है, या फिर जेएस मिल का है? तो ये कथन अपने गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का कथन है। क्या है? कि सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य है ना वो ईश्वर है, और ईश्वर ही क्या है? सत्य है। ये किसने कहा है? ये अपने गांधी जी ने कहा है। एकादश व्रत में सम्मिलित नहीं है। एकादश व्रत होते हैं ना, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? अस्तेय, अश्वाद, अभय, आत्म बलिदान। तो एकादश व्रत में आत्म बलिदान शामिल नहीं है। बाकी तीनों चीजें शामिल है। अस्तेय शामिल है, आश्वाद शामिल है, और अभय शामिल है, लेकिन आत्म बलिदान शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे पूछा है, शामिल नहीं है। न्यासधारिता का उद्देश्य है। जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है ना, उसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यक्तिगत उपभोग, सामूहिक उपभोग, राजनीति, या दार्शनिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उपभोग। न्यासधारिता का उद्देश्य क्या है? ट्रस्टीशिप का उद्देश्य क्या है? सामूहिक उपभोग करना, ये ट्रस्टीशिप का उद्देश्य है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? ये अपने गांधी जी द्वारा प्रवर्तित है ना। गांधी जी इसको समर्थन करते हैं। सत्याग्रह क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध है, सक्रिय प्रतिरोध है, असहयोग आंदोलन है, साधना है? तो सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एक प्रकार का सक्रिय प्रतिरोध है। किस प्रकार का प्रतिरोध है? सक्रिय, एक्टिव प्रतिरोध है ना। क्या? सत्याग्रह एक प्रकार का एक्टिव प्रतिरोध है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन की भाषा क्या है? जो बौद्ध दर्शन है उसकी लैंग्वेज क्या है? पाली है, प्राकृत है, अवधी है, भोजपुरी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। बौद्ध दर्शन की भाषा क्या है? बौद्ध दर्शन की भाषा क्या है? बौद्ध दर्शन की भाषा है पाली। कौन सी भाषा है? पाली है। अगला प्रश्न है, दुख समुदाय किस आर्य सत्य से संबंधित है? जो दुख समुदाय किस आर्य सत्य से संबंधित है? पहले, दूसरे, तीसरे, या चौथे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
जो दुख समुदाय है वो दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है। तो दुख समुदाय कौन से आर्य सत्य से संबंधित है? दूसरे आर्य सत्य से दुख समुदाय। कौन सा? दुख समुदाय, ये दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट कौन सा है? बोधिसत्व, भक्ति योग, जैन दर्शन, जीवन मुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व कॉन्सेप्ट बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। कौन सा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले कॉन्सेप्ट पे कार्य कौन सा करता है? बोधिसत्व। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान में जो लोकायुक्त चुने जाते हैं, ओम्बुड्समैन चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल, 6 साल, 5 साल या 3 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 साल। कितना होता है? 5 साल होता है लोकायुक्त का कार्यकाल राजस्थान में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम देश में कब लागू हुआ था? जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है ना, वो देश में कब लागू हुआ था? 15 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2015 या 16 जनवरी 2018। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी 2014। यानी 2014 के अंदर 16 जनवरी की जो तारीख थी ना, 16 जनवरी 2014, देश में लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम लागू हो गया था, है ना। कब लागू हुआ था? जनवरी की 16 तारीख और 2014। आपको एटलीस्ट मोटा मोटी 2014 तो याद रखना ही रखना है, और पहला महीना ही था। ठीक है, सबसे पहले लोकपाल नामक संस्था की स्थापना किस देश में हुई? सबसे पहले जो ओम्बुड्समैन नामक संस्था है, इसकी स्थापना किस देश में हुई? स्वीडन में हुई, डेनमार्क में हुई, कनाडा में हुई या जापान में हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। यानी सबसे पहले जो लोकपाल की संस्था है या लोकपाल वाला कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ पे आया था? ये आया था अपने तो क्या, स्वीडन में आया था। कहाँ पे आया था? स्वीडन में। वैसे वसुदैव कुटुंबकम के जो अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो ये स्वीडन भी अपना ही हो जाता है कहीं ना कहीं। भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच कौन सा है? भारतीय प्रशासन में अगर जन सहभागिता की बात करें तो सबसे बढ़िया मंच कौन सा है कि वहां जन सहभागिता सबसे अच्छी होगी? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा? तो इसका आंसर क्या होगा? जो ग्राम सभा है ना, उसमें जन सहभागिता सबसे बेहतर होगी, क्योंकि जो ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर हैं वो उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उसमें मीटिंग में भाग लेने का उनको हक होता है। इस प्रकार हर एक ग्राम के व्यक्ति उसमें समाहित होंगे और पूरे देश के व्यक्ति फिर पर्टिकुलर ग्राम सभा में भाग लेंगे। तो जन सहभागिता का सबसे अच्छा मंच कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के स्थानीय शासन प्रतिवेदन के साथ जुड़ा है? ये जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, उसने कौन सा शीर्षक है उसे रिलेटेड है? भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा, भाग्य में हिस्सेदारी, सुशासन की मूल चाबी या आगे का सुनहरा रास्ता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा, है ना। भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा ये दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग से जुड़ा हुआ प्रतिवेदन है। एक किताब है, किताब का नाम है साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल। साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल, इसके लेखक कौन है? गुलिक है, अब्राहम मेस्लो है, हर्बर्ट साइमन है या फिर पॉल पिगर्स है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल। क्या नाम है किताब का? साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल। और इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन। कौन है लेखक? हर्बर्ट साइमन इसके लेखक है। कौन लेखक है? साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल। साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल के लेखक है हर्बर्ट साइमन। कौन है? हर्बर्ट साइमन। अभिप्रेरणा द्विघटिक की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? अभिप्रेरणा की जो द्विघटिक की विचारधारा है ना, वो किसने दी? गुलिक ने, अब्राहम मेस्लो ने, हर्बर्ट साइमन ने या हर्जबर्ग ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हर्जबर्ग है ना, उन्होंने अभिप्रेरणा की जो द्विघटक विचारधारा है वो प्रस्तुत की। अभिप्रेरणा की द्विघटक विचारधारा ये किसने प्रस्तुत की? ये करी अपने हर्जबर्ग साहब ने। हर्जबर्ग साहब ने अभिप्रेरणा की द्विघटक विचारधारा का प्रतिपादन किया, प्रस्तुत की। मेस्लो के अनुसार एक मनुष्य की प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है। मेस्लो साहब ने मनुष्य की प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता किसे माना है? सुरक्षा को, आत्म वास्तविकरण को, भौतिक आवश्यकता को या सम्मान को? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भौतिक आवश्यकता है ना या जैविक आवश्यकता है, उसको मेस्लो साहब ने क्या माना है? मनुष्य की प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता माना है। मनुष्य की प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता जैविक आवश्यकता या फिर भौतिक आवश्यकता, इसे जैविक भी मान सकते हैं ना। ये दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे इस तरह से।
कौन सी विचारधारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली से संबंधित है, यानी इनमें से जो कौन सी विचारधारा है जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व से संबंधित है, अक्स, वाई, जेड या ए विचारधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वाई विचारधारा है ना, कौन सी विचारधारा, वाई विचारधारा, ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली से संबंधित है ना, प्रजातांत्रिक है ना नेतृत्व शैली, इससे संबंधित वाई विचारधारा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यवहारवादियों ने निम्न में से किस संगठनीय व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया। जो व्यवहारवादी है ना, उन्होंने इन विकल्पों में से बाकी 3 पे तो विचार किया है लेकिन एक पे नहीं किया, वो कौन सा है, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संचार या तार्किक संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तार्किक संरचना पे व्यवहारवादियों ने विचार नहीं किया। बाकी अभिप्रेरणा पे किया, नेतृत्व के पे किया, संचार पे किया, लेकिन तार्किक संरचना पे नहीं किया। और हमसे यही पूछा है कि नहीं किया, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जेड थ्योरी किसने दी, जो जेड थ्योरी है ना वो किसने दी, गुलिक ने दी, अब्राहम मैस्लो ने दी, हर्बर्ट साइमन ने दी या विलियम आउची ने दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम आउची। किसने दी जेड थ्योरी, तो जेड थ्योरी दी विलियम आउची ने, यानी जो जेड का नाम सुनते ही आउची नाम निकल गया, क्योंकि जेड क्या है, लास्ट लेटर है, तो आउची निकल गया, तो विलियम आउची ने जेड थ्योरी दी थी। इस प्रकार इसको आप कहीं ना कहीं रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिलेट नहीं करोगे तो इतने ज़्यादा तो खतरन है, इतनी ज़्यादा थ्योरियाँ हैं, तो आप उनको फिर कंफ्यूज करते जाओगे। इसलिए आपको किसी न किसी तरह से इन चीज़ों को लिंक करते जाना है, और लिंक करके आपको प्रश्न का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक गुलिक, अब्राहम मैस्लो, पीटर ड्रकर या फिर हसबर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है, पीटर ड्रकर। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं, ड्रकर साहब, यानी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है, पीटर ड्रकर, है ना, पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मानव और संगठन के संयोजन का विचार किसने प्रतिपादित किया, एक मिनट, मानव और संगठन के संयोजन का विचार किसने प्रतिपादित किया, वारेन बेनिस, अब्राहम मैस्लो, हर्बर्ट साइमन या हसबर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, मानव और संगठन का जो संयोजन है उसका विचार दिया था वारेन बेनिस ने। किसने दिया, वारेन बेनिस ने दिया। वारेन बेनिस ने किसका विचार दिया, मानव का और संगठन का, इन दोनों का संयोजन करने का, मानव और संगठन का संयोजन करने का विचार वारेन बेनिस ने दिया। इसे वारेन बेनिस को वारेन बफेट से कंफ्यूज नहीं करना है, हो सकता है वारेन बफेट इसका कोई रिश्तेदार हो, वो अलग बात है, लेकिन ये वारेन बेनिस वारेन बफेट से तो अलग है, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, मानव और संगठन का संयोजन करने का विचार इन्होंने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, मेरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रभावी समन्वय के सिद्धांत है। जो मेरी पार्कर फॉलेट है उनके अनुसार प्रभावी समन्वय का कौन सा सिद्धांत है, बौद्धिक क्षमता, निरंतरता, पारस्परिकता या साझा विचार विनिमय। तो जो मेरी पार्कर फॉलेट है ना, उनका प्रभावी समन्वय के सिद्धांत में क्या शामिल है, साझा विचार विनिमय। क्या शामिल है, साझा विचार विनिमय, है ना, ये मेरी पार्कर फॉलेट के प्रभावी समन्वय के सिद्धांत में शामिल है। एक पद सोपानिक संगठन में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, यानी पद सोपानिक संगठन होता है ना, उसमें क्या चीज नहीं पाई जाती, एक पद सोपानिक संगठन में क्या नहीं पाया जाता, कौन सा तत्व नहीं है, प्रत्यायोजन, संचार, समन्वय या फिर शीघ्र निर्णय प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक पद सोपानिक संगठन के अंदर प्रत्यायोजन भी पाया जाएगा, संचार भी पाया जाएगा, समन्वय भी पाया जाएगा, लेकिन शीघ्र निर्णय प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी, है ना, किसमें, एक पद सोपानिक संगठन में। आदेशों का निर्व्यक्तिकरण विचारधारा देन है, आदेशों का निर्व्यक्तिकरण विचारधारा देन है किसकी है, गुलिक की है, अब्राहम मैस्लो की है, हर्बर्ट साइमन की या फिर मेरी पार्कर फॉलेट की है। तो इसका आंसर क्या होगा, आदेशों का निर्व्यक्तिकरण। सबसे पहले तो प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, आदेशों का निर्व्यक्तिकरण, ये विचारधारा किसकी है, तो ये मेरी पार्कर फॉलेट की है ना, किसके पार्कर फॉलेट की है, मेरी पार्कर की। आपकी पार्कर की है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी पार्कर फॉलेट की विचारधारा क्या है, आदेशों का निर्व्यक्तिकरण, है ना, मेरी पार्कर फॉलेट की विचारधारा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए हैं, मैक्स वेबर साहब ने प्राधिकार के प्रकार बताए हैं कितने, 1 2 3 4, तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? नहीं, 3 प्रकार बताए, सॉरी। मैक्स वेबर साहब ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? मैक्स वेबर साहब ने प्राधिकार के 3 प्रकार बताए। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की थी? संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहा और आलोचना की? गुलिक ने, अब्राहम मेस्लो ने, हर्बर्ट साइमन या हर्जबर्ग ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हर्बर्ट साइमन साहब है ना, उन्होंने संगठन के सिद्धांतों की आलोचना की। और क्या कहा संगठन के सिद्धांतों को? इन्होंने कहा कि ये संगठन के सिद्धांत क्या है, एक तरीके से लोकोक्ति की तरह है, कहावत की तरह है, ये कोई मतलब वास्तविक इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, सिर्फ लोकोक्ति की तरह है। लेकिन ये कहा किसने था? तो ये था अपने हर्बर्ट साइमन साहब ने। इन चीज़ को याद रखना है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में सूचना ऊर्जा प्रतिमान प्रतिपादित किया गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें सूचना ऊर्जा प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन होता है एक, उसमें एक सूचना ऊर्जा प्रतिमान कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो किसने प्रतिपादित किया? गुलिक ने, अब्राहम मेस्लो ने, टोलकोट पार्सन ने, हर्जबर्ग ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोलकोट पार्सन ने किसको? सूचना ऊर्जा प्रतिमान प्रतिपादित किया। और ये सूचना ऊर्जा प्रतिमान किस में आता है? ये तुलनात्मक लोक प्रशासन में आता है ना। टोलकोट पार्सन इनका, टोलकोट पार्सन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकार के अंग है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सभी? तो इसका आंसर है ये सारे ही सरकार के अंग माने जा सकते हैं ना। कार्यपालिका के माने जा सकता है, विधायिका भी, न्यायपालिका भी। यानी एक देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए विधायिका भी चाहिए आपको, एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, जुडिशरी भी चाहिए और अपनी विधायिका भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। द प्रिंस किताब है, उसके लेखक कौन है? गुलिक है, अब्राहम मेस्लो है, हर्बर्ट साइमन है या मैकियावली है? तो द प्रिंस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो मैकियावली साहब है ना, उन्होंने लिखी है द प्रिंस। किसने लिखी है? मैकियावली साहब है, उन्होंने द प्रिंस नाम की किताब लिखी है। किसने लिखी है? मैकियावली साहब ने लिखी है। राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र को केवल सरकार का अध्ययन किसने माना है? सिले, लासवेल, लिकोक और वेबर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लिकोक है ना, इन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक विज्ञान है सिर्फ सरकार का अध्ययन कर लो, बस राजनीतिक विज्ञान इतना ही है। यानी इन्होंने राजनीति विज्ञान की सीमित परिभाषा दी है, यानी सीमित माना राजनीति विज्ञान को। लेकिन ये लिकोक है तो ऐसी बात करेंगे तो राजनीति विज्ञान को केवल सरकार का अध्ययन, केवल करके इसको छोटा कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये लिकोक ही कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कोई लिकोक बंदा ही करेगा ना ऐसा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार राज्य का कैसा पक्ष है? सरकार है वो राज्य का कैसा पक्ष है? सिद्धांतिक है, व्यवहारिक है, दोनों है या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकार राज्य का व्यवहारिक पक्ष है। यानी राज्य होता है और उसका व्यवहारिक पक्ष का कौन सा होता है? तो राज्य का जो व्यवहारिक पक्ष है वो सरकार होता है। ठीक है, तो सरकार राज्य का कैसा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है। याद रह जाएगा, ये तो आपको समझ में भी आ गया। राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? प्राकृतिक है, सर्वोच्च है, सामाजिक है, आदर्शात्मक है? तो राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ये प्राकृतिक विज्ञान बता रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। लेकिन एक बार आप देख लेना राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, और इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना आपको और बताना है कि राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। आपके विकल्प है प्राकृतिक, सर्वोच्च, सामाजिक और आदर्शात्मक, और जिसका भी उत्तर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। आदिम समाज का नियंत्रक माना जाता है। आदिम समाज का नियंत्रक किसे माना जाता है? सत्ता को, लिखित कानून को, प्रथाएं और रिवाजों को या धार्मिक मान्यताओं को? तो आदिम समाज का नियंत्रक किसे माना जाता है? तो धार्मिक मान्यता है ना, उन्हें आदिम समाज का नियंत्रक माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं को। किस विचारक के अनुसार राजनीति शक्ति का विज्ञान है? कौन से विचारक है उन्होंने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है? सीले ने, लासवेल ने, लिकोक ने या कैटलिन ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कैटलिन साहब है ना, कैटलिन साहब, उन्होंने क्या माना है? उन्होंने कहा है राजनीति है ना वो शक्ति का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? राजनीति शक्ति का विज्ञान है। ये कैटलिन ने माना है ना। कैटलिन ने क्या माना है? राजनीति शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन को आप कैट से कैटरीना कर सकते हो और इसे
शक्ति से रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और आपको याद रह जाएगा। किस विचारक ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है? तो कैटलिन ने माना है। किसने माना? कैटलिन ने। वैधता के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी वैधता के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? परंपरागत, बौद्धिक, कानूनी, करिश्मावादी और वैचारिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैचारिक है ना, वो वैधता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैधता के वर्गीकरण में वैचारिक सम्मिलित नहीं है। किसने कहा कि सत्ता संघात्मक है? यानी कौन साहब है वो कह रहे हैं कि जो सत्ता होती है ना वो संघात्मक होती है? सीले, लासवेल, लिकोक या लोस्की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो लोस्की साहब है वो क्या कह रहे हैं? लोस्की साहब कह रहे हैं कि सत्ता है ना वो संघात्मक होती है। कौन कह रहे हैं? लोस्की साहब कह रहे हैं सत्ता संघात्मक होती है। कौन कह रहे हैं? लोस्की कह रहे हैं। कानूनी संप्रभुता का आश्रय स्थल, कानूनी संप्रभुता का आश्रय स्थल क्या है? संविधान है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है? तो कानूनी संप्रभुता का आश्रय स्थल है व्यवस्थापिका। कानूनी संप्रभुता का आश्रय स्थल क्या माना गया है? व्यवस्थापिका को माना गया है। राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जनसंख्या भी राज्य का भाग है, निश्चित भूभाग भी है, संप्रभुता भी है। तो इस प्रकार ये सभी ही राज्य के अनिवार्य तत्व है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। 1946 था ना, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का नियुक्त चुनाव हो गया था। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? अगर भारतीय संविधान में आपको परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, तो किस अनुच्छेद में इसके माध्यम से कर सकते हो आप? 370, 360, 368 या 375? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आर्टिकल 368 है ना, उसके माध्यम से आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। और इसमें संशोधन करने के दो तरीके हैं, एक तो विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति इसके माध्यम से कर सकते हो। विशेष बहुमत भी कैसा होता है? उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 और कुल सदस्यों का 1/2, है ना। इस प्रकार 368 के माध्यम से आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? जो अपनी प्रस्तावना है ना, उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो मैंने आपको कहा था प्रस्तावना को आपको कंठस्थ करके जाना एग्जाम जाने से पहले, और उससे एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। प्रस्तावना को एकदम कंठस्थ कर लेना है ना। तो भारत शब्द कितनी बार आया था? हम भारत के लोग, भारत को कितनी बार आए इस प्रकार से? तो भारत के लोग में पहले भारत आ गया, फिर भारत को में भारत आ गया। तो इस प्रकार ये 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया हमारी प्रस्तावना में, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 5, 6, 7, 8? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है। पहले 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार को डिलीट कर दिया गया, तो इस कारण ये वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले मांग की थी। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले मांग कब करी? 1895 में करी, 1900 में करी, 1905 में करी, 1910 में करी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1895 में भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की घोषणा की मांग की गई। कब करी गई? 1895 में मौलिक अधिकारों की मांग कर ली गई थी। कब कर ली गई थी? 1895। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? जो 52वां संविधान संशोधन है ना, वो कब पारित किया गया? 85 में, 70 में, 75 में, 80 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूं मैं आपसे। जो 52वां संविधान संशोधन है, वो किससे संबंधित है? तो इसका भी आपको उत्तर देना है। इसमें आपको प्रश्न संख्या 56 लिखनी है और इसका आंसर जो भी होगा वो आपको बताना है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो 12वीं सूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि 11वीं जोड़ी गई थी 73वें। पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित 73वें 74वें संविधान संशोधन हुए थे, जिसके माध्यम से पंचायतों को 7 पावर दिए गए थे। तो 74वां नगर निकाय से संबंधित है ना। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके? यानी जो वाजपेयी साहब है वो कितनी बार भारत के पीएम बनने की शपथ ले चुके हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वाजपेयी साहब है ना, उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ वाजपेयी साहब ने 3 बार ली थी। अगला प्रश्न है, इंद्र कुमार गुजराल भारत के किस वर्ष प्रधानमंत्री बने? जो गुजराल साहब है वो भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 92, 93, 96, 97, 95, 96, 97, 98। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1997-98 में गुजराल साहब भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 97-98 में बने थे। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति उसका स्थान लेता है, यानी राष्ट्रपति साहब की मृत्यु होगी, अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे, लेकिन वो कितने समय तक अधिकतम कार्य कर सकते हैं? उनके कार्यकाल जितना रहा है उतने, या अधिकतम 6 महीने या 1 महीने या 2 महीने? तो इसका आंसर है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर राष्ट्रपति साहब का पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति साहब उनकी जगह कार्य कर रहे हैं तो अधिकतम 6 माह तक ही एज ए राष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। 6 माह के अंदर दूसरे राष्ट्रपति को चुना जाएगा, और वो भी राष्ट्रपति चुनने वाली वो जो प्रक्रिया है ना उसके माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और नए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे। उपराष्ट्रपति साहब सिर्फ 6 माह ही बैठ सकते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अगले प्रश्न में चलते हैं। नखलिस्तान या सिंध का बाग कहलाता है, यानी कौन सा वो है सभ्यता स्थल जो नखलिस्तान या सिंध का बाग कहलाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मोहनजोदड़ो है ना, इसे नखलिस्तान या सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। ताबूत में समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है, ताबूत में समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ताबूत में समाधान का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? ताबूत बना दिया और ताबूत में शवों को रख दिया, है ना, शवों को रख दिया। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है? भारत में पहली नगरीय क्रांति ये किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को, आर्य को, द्रविड़ को, वैदिक को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसे भारत में पहली नगरीय क्रांति कहा जाता है, क्योंकि वो नगरीय व्यवस्था में रहते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो नगरीय सभ्यता में रहते थे। आर्य किसे कृष्ण अयस कहते हैं? श्याम अयस या कृष्ण अयस किसे कहते थे? लोहे को, तांबा, सीसा या जस्ता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्य ना। कृष्ण अयस या श्याम अयस किसे कहते थे? लोहे को कहते थे। कृष्ण अयस या श्याम अयस किसे कहते थे? लोहे को। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा, अस्किनी, शतुद्री या परुष्णी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी का जो पुराना नाम था वो था अस्किनी। अस्किनी नदी किसका नाम है? चिनाब का, है ना। और विपाशा व्यास, शतुद्री सतलुज और परुष्णी रावी नदी का पुराना नाम है। निम्न में से किसे सोम यज्ञ माना गया है? यानी कौन सा है यज्ञ जिसे सोम यज्ञ माना गया? अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ, श्राद्ध? तो हमें पूछ रहा है सोम यज्ञ कौन सा माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अग्निष्टोम है ना, इसे सोम यज्ञ माना गया है। किसे? अग्निष्टोम को सोम यज्ञ माना गया है ना। अग्निष्टोम को क्या माना गया है? सोम यज्ञ माना गया है। वैदिक शब्द एक शब्द है ऋत, उसका क्या मतलब है? नैतिक नियम, ऋतु, पुरोहित या ऋण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋत का क्या आशय है? ऋत का तात्पर्य है, ऋत का तात्पर्य क्या है? नैतिक नियम। ऋत का तात्पर्य क्या है? नैतिक नियम ऋत का तात्पर्य है, ठीक है ना। ऋत क्या है? नैतिक नियम है। तृतीय बौद्ध सभा या तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पे हुई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में हुई थी
अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन बुद्ध का समकालिक नहीं था, यानी इनमें से कौन है जो बुद्ध है ना, हमारे भगवान बुद्ध, उनके समकालिक नहीं थे। प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयभद्र, उदयन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो उदयभद्र है वो बुद्ध के समकालिक नहीं थे। इसका तात्पर्य क्या हो गया? प्रसेनजीत बुद्ध के समकालिक थे, बिंबिसार बुद्ध के समकालिक थे और उदयन बुद्ध के समकालिक थे, लेकिन उदय ये नहीं थे। और हमसे क्या पूछा है? जो नहीं था ये पूछा है, तो नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अस्मक राज्य की स्त्रियां ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? जो अस्मक राज्य की स्त्रियां हैं उन्होंने किनके विरुद्ध युद्ध किया था? फारसियों के, बैक्टीरिया के, पार्थिन के, यूनानी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अस्मक राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। यानी यूनानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा किसने? अस्मक की स्त्रियों ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। महायान शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? यानी शून्यवाद का कॉन्सेप्ट है ना, उसका प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन, असंग, अश्वघोष या आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो नागार्जुन है उन्हें शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो प्रांतीय शासन है ना, जैसे वर्तमान में एक भारत है, फिर उसके अलग अलग राज्य बनाए गए हैं, उस तरह से इस प्रकार के जो प्रांत वाला कॉन्सेप्ट है, राज्य वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कहाँ आया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्ष काल में, सल्तनत काल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। मौर्य काल में प्रांतों का कॉन्सेप्ट आ गया था। कब आ गया था? मौर्य काल में आ गया था प्रांतों का सबसे पहला कॉन्सेप्ट। बिंदुसार की सभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? नहीं, बिंदुसार है ना, उनके दरबार में एक सीरिया का राजदूत आया था, है ना। कौन था वो? डायमेकस, डायनीशियस, औजार क्या, एथिनोयस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो डायमेकस है ना वो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो बिंदुसार ने क्या बोला था सीरिया के राजा को कि हमें दार्शनिक भेजो, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजे, सूखे अंजीर वगैरह भेज दिए, लेकिन ये डायमेकस फिर भी आ गया था। पता नहीं कैसे आया, इसको मना कर दिया था, फिर भी आ गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। कौटिल्य ने के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास या भूगोल। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, वो मूल रूप से किस विषय का किताब है? वो राजनीति की, अर्थशास्त्र की, इतिहास की, भूगोल की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र की किताब नहीं है, वो राजनीति की किताब है। राजनीति किताबें, राजनीति कैसे करनी चाहिए, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजित हुआ था। जो दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था ना, वो कब आयोजित हुआ था? 1975 में, 76 में, 77 में या 78 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1975 में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ? 1975 में आयोजित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को बताओ और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी लाइक तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो।